आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मशरिक़ वस्ता बहरान पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़राए आला के साथ वर्चुअल मीटिंग। तेल, गैस और जरूरी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाने पर दिया गया जोर। जम्मू कश्मीर असेंबली में ईरान पर घमासान, एनसी और बीजेपी के दरमियान शदीद टकराव। तमिलनाडु में सियासी सरगर्मियां तेज। डीएमके और कांग्रेस की अहम मीटिंग, सीट शेयरिंग पर हुआ तबादला ख्याल। इसराइल का ईरान पर हमला, तेहरान में मिसाइल और हथियार बनाने वाली तनसीबात को बनाया निशाना। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स ने शहरियों को दी हिदायत, अमरीकी फौजी इलाकों से दूर रहने की जारी की वार्निंग। बुलंदर शाह ने नेपाल के वज़ीर आज़म के ओहदे का लिया हलफ, तकरीब में मुख्तलिफ कायदीन ने की शिरकत। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और हार्मुज की तंगी के खतरे के पेश नजर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों के वज़राए आला के साथ एक अहम वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग का मकसद वाज़ेह है कि आलमी बहरान के बावजूद भारत में तेल, गैस और जरूरी अशिया की सप्लाई मुतासिर ना हो और अवाम की रोजमर्रा जरूरियात पर कोई असर ना पड़े। वज़ीर आज़म ने पहले ही अवाम को आगाह किया था कि मशरिक़ वस्ता का ये बहरान भारत के लिए तवील मुश्किलात पैदा कर सकता है। मरकज हर मुमकिन इक़दामात कर रही है, लेकिन इन मंसूबों को अमली जामा पहनाने की असल जिम्मेदारी रियासतों पर आयद होती है। उन्होंने वज़राए आला से अपील की है कि वो अपने अपने रियासतों में इंतजामात करें ताकि आम आदमी की ज़रूरी अशिया पर कोई असर ना पड़े, और याद दिलाया कि जब मुल्क बहरान में होता है तो मरकज और रियासतें एक खानदान की तरह मिलकर काम करें। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से एक्साइज ड्यूटी में कमी के फैसले का खैर मकदम किया। इन्होंने इस इक़दाम को आलमी सतह पर ईंधन की बढ़ती कीमतों के दरमियान आवाम के लिए बड़ी राहत करार दिया। मोहन यादव ने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ आम सारिफिन को फायदा होगा बल्कि महंगाई के बोझ में भी कमी आएगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुसलसिल इक़दामात कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत सरकार के द्वारा तेल रिफाइनरियों पर अपनी पॉलिसी के बलबूते पर मार्केट में डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े और रिफाइनरियां अपना उत्पादन सरलता सहजता से करती रहे, एक बड़ा निर्णय किया गया। उनने एक्साइज ड्यूटी घटा करके हमारे यहाँ पे अपने इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर्याप्त रहे और उपभोक्ताओं पर पेट्रोल डीजल की दाम के ऊपर ज्यादा लोड न पड़े। ऐसे माहौल में जब वैश्विक स्तर पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत के उपभोक्ताओं का ये हित संरक्षण करने के लिए तेल कंपनियों को व्यापार व्यवसाय की भी उपलब्धता रहे और हमारा मार्केट भी डीजल पेट्रोल की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हो, ये बड़ा निर्णय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बड़े निर्णय के लिए और रामनवमी के खास अवसर पर जनता को ये मदद करने के लिए जिस भाव से उनने निर्णय लिया, मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की इस नीति से हमारे पेट्रोल डीजल के दाम न। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी में प्लस 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने सेहत की देखभाल और तिब्बी तालीम को मजबूत बनाने में AI, रोबोटिक्स और हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजीज की मदद से न सिर्फ इलाज मुआलजे में बेहतरी आएगी बल्कि तुलबा के लिए भी तालीम के मौक़े वसी होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है। वज़ीर आला ने लोगों से अपील की है कि वो पेट्रोल पंप्स पर कतारें ना लगाएं।
हमारे पास पेट्रोल और डीजल का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आला ने कहा कि मैं मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की है। मैं भारत सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जो दुनिया में युद्ध चल रहा है उसके मद्देनजर तेल के भाव बढ़ने के बाद यह अंदेशा था कि पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे, लेकिन वो भाव न बढ़े, इसलिए भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपया प्रति लीटर कम कर दी है। इसके कारण ये जो बढ़ते हुए भाव है इसको एक प्रकार से जो हमारी ऑयल कंपनीज है वो कंपनीज ही उसको सहन करेगी, उसको वहन करेगी और कस्टमर पर उसको पास ऑन नहीं किया जाएगा। इसके कारण हमारे कस्टमर्स को एक बहुत बड़ा एक फायदा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग देख रहे हैं कि जहां हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में पेट्रोल, डीजल और गैस के संकट के कारण करीब करीब शटडाउन की परिस्थिति आई है। ऑफिसेज भी बंद कर दिए, कई जगह पर इंस्टीट्यूशंस भी बंद हो रही है। ऐसे समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार से इस क्राइसिस का मैनेजमेंट किया है, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो हाउस होल्ड गैस है वो भी दिया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी पर वजीर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि मैं महाराष्ट्र और मुल्क के लोगों की जानिब से इस फैसले पर वजीर आजम मोदी और मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने कहा कि ये एक अहम फैसला है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का, केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महाराष्ट्र और देश की जनता की ओर से एक बहुत ही अहम फैसला, अच्छा फैसला जनता के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए किया गया। और इस फैसले से जो युद्धजनक परिस्थिति है, जो थोड़े महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई आने वाली थी, आने जा रही थी, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय किया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो निर्णय की जरूरत समाज को थी, जनता को थी, मध्यम वर्गीय व्यक्ति को थी। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि मुल्क भर में भारतीय रेलवे की तकरीबन 1068 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा है, जो कुल 4.99 लाख एकड़ जमीन का तकरीबन 0.21% बनता है। इन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन का बड़ा हिस्सा पटरियों के करीब वाक़ है, जबकि बाकी जमीन स्टेशन, कॉलोनीज और दीगर तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल होती है। सभापति महोदय, माननीय सांसद महोदय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। भारत की जो रेलवे नेटवर्क है भारत का, उसमें प्रैक्टिकली पूरे देश में करीब 0.21% लैंड है जो कि एनक्रोचमेंट में है, इलीगल एनक्रोचमेंट में। रेलवे के अगर लैंड का हम पूरा यूटिलाइजेशन देखें तो करीब करीब 80% लैंड रेलवे के जो ट्रैक्स हैं और करीब अनदर 5% लैंड करीब जो रेलवे के ट्रैक्स के बिल्कुल पास में सेफ्टी वाला एरिया होता है, वो सेफ्टी मार्जिन में रहती है। बाकी 15% लैंड है जो स्टेशंस में, कॉलोनीज में, हॉस्पिटल्स में, इन सब में उसका उपयोग होता है। ये बात सही है। बहुत ही एक ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। कई जगह शहरों में इलीगल एनक्रोचमेंट रेलवे की लैंड पे हुए। समय समय पे इस पे एक्शंस भी बहुत सारे लिए गए, लेकिन हर वक्त एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ काम किया गया है, क्योंकि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है वही एनक्रोचमेंट या रेलवे की लैंड के साथ झुग्गियां झोपड़ी बना के रहता है। लेकिन आसाम असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने शुमाली लखीमपुर में एक बड़े रोड शो का इनेकाद किया। इसी दौरान बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की और अपने लीडर का इस्तकबाल किया। रोड शो के दौरान वज़ीर आला ने अवाम से खिताब करते हुए हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर किया और आइंदा इंतखाबात में हिमायत की अपील की। इन्होंने तरक्याती कामों और अवामी फलाही स्कीम्स का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत की तरक्की के लिए उनकी हुकूमत मुसलसिल काम कर रही है।
मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने वाले महाराष्ट्र के रियासती वजीर नीतीश राणे पर AIMIM के कौमी तर्जुमान वारिस पठान ने सख्त तनकीद की। कहा कि ये लोग इश्तियाल अंगेज बयानात देकर मुआशरे में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को चाहिए कि वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ये इनको कुछ काम धंधा बचा नहीं है, एक छोटा चेतन बन गया है। ये छोटा चेतन है जिसको भाजपा ने प्रमोशन दिया है, मुसलमानों को गाली देने के लिए मिनिस्टर बना दिया। और मिनिस्टर बनने के बाद देखिए इनके अल्फाज, आंख निकाल के गोटी खेलूंगा, मस्जिद तक आवाज़ जाने दो। अरे भाई साहब, ये बोल बचनबाजी बंद करो, ये फिल्मी डायलॉग देना बंद करो। और क्या कर रहे हैं फडणवीस जी, क्यों इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? नहीं है क्या मुसलमानों को डायरेक्ट मारने की बात नहीं कर रही है कि मस्जिद तक आवाज जाएगा, आंख निकाल के गोटी खेलूंगा, ये सब अल्फाज अगर सोचो उसकी जगह वारिस पठान बोला होता तो अब तक तो ये बीजेपी वाले पूरा पीछे लग जाते हैं मेरे खिलाफ। तो FIR UAPA सब करके जेल में डालने की बात तक कर दिए होते, पूरा इनका सोशल मीडिया लग जाता पीछे। अब क्या हुआ, सब क्यों खामोश बैठे? क्या इस तरह का भाषा का प्रयोग करना अलाउड है क्या? हाँ, और जाके भड़का रहे, ये डरा रहे। ये क्या कंपटीशन चला है क्या है मुंबई के अंदर? कभी ये जाता है छोटा चेतन, तो कभी वो और एक दूसरा इनका फालतू आदमी है किरीट सोमैया जा के बस मालवनी के अंदर ये वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भड़काने की बातें कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, वरना तो हमको तो ये लग रहा है कि आप बोलना चाहते हो, ये बोल रहे हैं, जाके रोकिए ना इन लोगों को, वरना आप किस दिशा में लेके जाना चाहते हो महाराष्ट्र को? ये ऐसी सब भाषाओं का प्रयोग ना करे तो ज्यादा बेहतर है, वरना जुबान हमारे भी मुंह। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में आज उस वक्त शदीद हंगामा आराई और शोर शराबा देखने को मिला जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के अराकीन के दरमियान ईरान में होने वाली हलाकतों की मजम्मत के हवाले से लाई गई तहरीक इल्तिवा पर तसादुम हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA तनवीर सादिक ने दीगर इत्तेहादी जमातों के ताउन से ये तहरीक पेश की, जिस पर बीजेपी मेंबरान ने सख्त एतराज जताया। बीजेपी अराकीन ने ईरान के मामले के बजाय जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम और मुलाजिमतों की निजकारी जैसे मुकामी मसाइल पर बहस का मुतालबा किया। इसी दौरान दोनों जमातों के अराकीन के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और ऐवान की कार्रवाई में शदीद खलल पड़ा। एक तो हमें अश्योरेंस दे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू को भी हम जो है वो अनाउंस करते हैं, और दूसरा जो 24,000 नौकरियां इन्होंने आउटसोर्स की हैं उनका भी ब्रेकअप दें, और आगे के लिए ये यहाँ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सदन में आश्वासन देंगे हम आउटसोर्स नहीं करेंगे। यहाँ तक इसराइल की बात आपने कही है, वो इस हाउस का डोमेन नहीं है, और जो इस हाउस का डोमेन नहीं है उसको यहाँ डिस्कस नहीं किया जाता। इस वजह से जहाँ तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, एक रिश्ता रहा है ईरानी अवाम के साथ, तहजीबी रिश्ता रहा है, एक दूसरे का साथ निभाया है नाजुक मौक़ों पर। इसलिए लाजिम है कि हमारे मुल्क के अवाम के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना मसबत रोल अदा करे। वो मसबत रोल यही है कि जंग बाज अमेरिका और इसराइल की जो ये एक तरफा छिड़ी गई जंग की मजम्मत कर लें और साथ ही साथ अपना मसबत रोल निभाए। मानवता का कत्ल है, किस तरीके से वहां पर लोगों को शहीद किया गया, किस तरीके से मासूम बच्चे आपने देखा किस तरीके से उन पे हमला हुआ और उनको वहां पर किस तरीके से वो शहीद किए गए। तो हम समझते हैं, इसकी निंदा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो साइलेंस है, एबस्टीन पे जो साइलेंस है, वो हमें कहलाता है कि ये प्रधानमंत्री जो है कंप्रोमाइज्ड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली ने आज MLA तनवीर सादिक की क़ियादत में ईरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और JNK हुकूमत मशरिक़ी वस्ता के बहरान में ईरान के साथ खड़ी है। तनवीर सादिक ने मजहबी रहनुमा की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया और आलमी सतह पर इस तशद्दुद की मजम्मत करते हुए असेंबली में तहरीक इल्तिवा भी पेश की। हम ईरान के साथ सॉलिडारिटी में खड़े हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है, पूरी JNK गवर्नमेंट खड़ी है। जिस तरह उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछली बार सिविल सोसाइटी में आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब के कत्ल को कंडेम किया, उसी तरह आज हम यहाँ सब लोग खड़े हैं, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी है। मैंने
कॉल अटेंशन भी दिया है, मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है। हम समझते हैं कि जिस तरीके से आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी साहब का कत्ल हुआ, जिस तरह उनको शहीद किया गया, किसी भी मुल्क का कोई भी हक नहीं बनता है किसी मुल्क के ऊपर हमला करना, और एक मजहबी लीडर को बे तरीके से जिस तरह मारा गया, वो हम उसकी निंदा करते हैं। और मुझे लगता है इस मुल्क की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि ईरान और खित्ते में जारी जंगो जदाल का सिलसिला थम जाए और हर तरफ अमन व अमान कायम हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खबरदार किया कि अगर मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले मजीद भड़के तो इसके नतीजे में एक बड़ा आलमी बुहरान पैदा हो सकता है, जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। इन्होंने तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और इंसानियत की बका के लिए अमन की राह इख्तियार करने की अपील की। जंग के हालात वो आपके सामने है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस जंग को ख़त्म करे, अमन आए और हम लोग अमन से रह सकें। अब ये बड़ी ताकतों का सवाल है, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। बस अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ताला। तमिलनाडु में इंतखाबात की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज कांग्रेस और डीएमके में सीटों की तकसीम को लेकर अहम बातचीत होने वाली है और इस सिलसिले में तमिलनाडु कांग्रेस के लीडर से चेन्नई में वाक़ डीएमके दफ्तर पहुंचे। जराये के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत बनाने और सीट शेयरिंग के फार्मूले को हतमी शक्ल देने के लिए यह मुलाकात निहायत अहम समझी जा रही है। कांग्रेस वफद की क़ियादत सीनियर लीडरान कर रहे हैं, जबकि डीएमके की जानिब से भी अहम ओहदेदारान मुज़ाकरात में शरीक हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि तमिलनाडु में बीजेपी के बढ़ते असर को रोकने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की मजबूती जरूरी है और इसी तनाजुर में ये मुज़ाकरात खास अहमियत रखते हैं। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के सदर ने बताया कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग पर हतमी फैसला लिया जाएगा। And it was very cordial. We are also getting something we have to sacrifice. Sir, Mr. Narayan Swamy has just spoken in our PTI interview that he sacrificed his seat for the alliance. Now it is. Yeah, he's a very senior leader. Because this seat was with DMK, they wanted to take it. Then he said that he will sacrifice it for the sake of party. केरला और तमिलनाडु की सरहद पर वाक़ पटावायाल इलाके में इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी इक़दामात को मज़ीद सख्त कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत और तमिलनाडु पुलिस की निगरानी में गाड़ियों की चेकिंग का अमल तेज़ी से जारी है। ज़राए के मुताबिक सरहदी इलाकों में खुसूसी नाके कायम किए गए हैं, जहां आने जाने वाली हर गाड़ी की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। इस इक़दाम का मकसद गैर कानूनी नकदी, शराब और दीगर मुश्तबा अशिया की तरसील को रोकना है, ताकि इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना बनाया जा सके। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकार 24 घंटे मुस्तैद है और हर मुश्तबा सरगर्मी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी दौरान मुसाफिरों से भी ताउन की अपील की गई है ताकि चेकिंग का अमल बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सके। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुल्क में मुसलमान गैर महफूज हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हालात का हवाला दिया। इसी बीच आसाम हुकूमत के बांग्लादेशी मुसलमानों को निकाल बाहर करने के मौक़िफ़ पर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मौजूद गैर मुल्की बाशिंदे, चाहे वो बांग्लादेशी हों या किसी और मुल्क के, बगैर दुरुस्त दस्तावेजात की रिहाइश इख्तियार ना करें और ऐसा करने पर उन्हें मुल्क बदर किया जाना चाहिए। कॉर्नर्ड, अनसेफ, ह्यूमिलिएटेड, ये 3 शब्द मेरी समझ में इस वक्त आए हैं। बहुत शिद्दत से महसूस कर रहा है। मैं किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात नहीं करूंगा, बल्कि सीरीज हैं इंसिडेंट्स की, और उनमें इंसिडेंट होना इतने बड़े मुल्क में जो 140-150 करोड़ की आबादी में कुछ इंसिडेंट्स का हो जाना शायद बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि उसे हम ये कहें कि स्वाभाविक नहीं है। वरंगल में हज 2026 की आज़मीन के लिए रियासती हज कमेटी की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम IMA हॉल में रियासती हज कमेटी के चेयरमैन सैयद खुसरू पाशा की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर DMHO डॉक्टर
अयप्पा और जिला इम्यूनाइजेशन ऑफिसर ज्ञानेश्वर ने भी शिरकत की। और चेयरमैन सैयद खुसरू पाशा ने खिताब करते हुए कहा कि हज जिंदगी में एक बार अदा किया जाने वाला अहम फरीजा है और इसे बेहतर तरीके से अदा करने के लिए सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। रामनवमी के मौके पर भद्राचलम में अवामी हुकूमत के तहत अहम तरक्याती मंसूबों का आगाज किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने भद्राचलम देवस्थानम की दोबारा तरक्की और गोदावरी पुष्कर घाट की तामीर के लिए भी पूजा में शिरकत की। वजीर आला ने 351 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। तकरीब में वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का टी नागेश्वर राव, कोंडा सुरेखा और मुकामी पार्लियामेंट और दीगर भी मौजूद थे। इसराइल ने जुमा को ईरान में मिसाइल और हथियार बनाने वाली तनसीबात पर हमले किए, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मुज के रास्ते के लिए ईरान को दी गई मोहलत को बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया है। ईरान ने किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है और खित्ते में कशीदगी के सबब तेल की कीमतें बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान के सामने 15 नुकाती मंसूबा पेश किया, जिसमें हार्मुज की तंगी पर ईरान के कंट्रोल को खत्म करना भी शामिल है, जबकि ईरान ने 5 नुकाती मंसूबा पेश किया, जिसमें जंग के नुकसानात की तलाफी और हार्मुज पर अपनी हाकमियत को तस्लीम कराने का मुतालबा शामिल है। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में मुनक्किद किए जा सकते हैं। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स ने मशरिक़ वस्ता के शहरियों से अपील की है कि वो अमरीकी फौज के गिर्द मौजूद इलाकों से दूर रहें। ईरानी हुक्काम का कहना है कि खित्ते में जारी कशीदगी के पेश नज़र ये इक़दाम शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। बीरेंद्र शाह बालेन ने नेपाल के वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया। सदर रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। सदारती दफ्तर में यह तकरीब मुनक्किद हुई। नेशनल आज़ाद पार्टी ने पार्लिमानी इंतखाबात में गैर मामूली कामयाबी हासिल की। पार्टी ने तकरीबन 2/3 अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करते हुए इख्तिदार तक रसाई हासिल की। नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधान प्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वर को। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मशरिक़ वस्ता बहरान पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़राए आला के साथ वर्चुअल मीटिंग। तेल, गैस और जरूरी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाने पर दिया गया जोर। जम्मू कश्मीर असेंबली में ईरान पर घमासान, एनसी और बीजेपी के दरमियान शदीद टकराव। तमिलनाडु में सियासी सरगर्मियां तेज। डीएमके और कांग्रेस की अहम मीटिंग। सीट शेयरिंग पर हुआ तबादला ख्याल। इसराइल का ईरान पर हमला। तेहरान में मिसाइल और हथियार बनाने वाली तनसीबात को बनाया निशाना। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स ने शहरियों को दी हिदायत। अमरीकी फौजी इलाकों से दूर रहने की जारी की वार्निंग। बीरेंद्र शाह ने नेपाल के वजीर आजम के ओहदे का लिया हलफ। तकरीब में मुख्तलिफ कायदीन ने की शिरकत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।